हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई होप आपको पिछले वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। आज के हम इस वीडियो में पार्ट 3, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑप्शन है। तो टोटल हम 4 क्वेश्चन इस पार्ट 3 के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सब वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आप लोगों की बुक में डिबेंचर, इशूड ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडरेशन टॉपिक में से। क्वेश्चन को स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। लिखा है, विदेश लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस ऑफ विभू इंटरप्राइजेस फॉर ए सम ऑफ ₹12 लाख। मतलब विदेश लिमिटेड ये परचेसर है, इसने एक रनिंग बिजनेस को परचेस किया है। किससे परचेस किया है? विभू इंटरप्राइजेस से, जिसे हम वेंडर कहते हैं। कितने रुपए में परचेस किया है? 12 लाख रुपीज़ का। तो जब हम बिज़नेस को परचेस करते हैं तो उसके में बिज़नेस में एसेट और लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, वो भी टेक ओवर हो जाते हैं। बिज़नेस को परचेस किया है 12 लाख रुपीज़ में, तो 12 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो विदेश लिमिटेड ने ये पेमेंट कैसे किया है? देखो लिखा हुआ है, विदेश लिमिटेड पेड ₹60,000 बाई ड्राइंग ए प्रोमिसरी नोट। मतलब 60,000 रुपये जो पेमेंट किया गया है वो प्रोमिसरी नोट के द्वारा किया गया है। ₹1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाई इशूड ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 1,90,000 रुपीज़ जो है वो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट किया गया है। बाकी जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को 8% वाले डिबेंचर के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। और ये डिबेंचर, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? ₹100 दिया गया है। और ये डिबेंचर 5% डिस्काउंट में इशूड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, बिजनेस टोटल कितने का खरीदा? 12 लाख रुपए का। ठीक है, अब 12 लाख रुपए का पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो विभू इंटरप्राइजेस को पेमेंट 3 टाइप से किया गया है। किसने पेमेंट किया? विदेश लिमिटेड ने। पहले उसने क्या किया? 60,000 है ना, 60,000 का प्रोमिसरी नोट पेमेंट के रूप में दिया। फिर 1,90,000 वो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट कर रहा है। और बाकी जो बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा? 9,50,000 वो डिबेंचर के थ्रू उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो 3 टाइप से पेमेंट किया जा रहा है। प्रोमिसरी नोट के द्वारा, प्रोमिसरी नोट से 60,000 और बैंक ड्राफ्ट से 1,90,000 और डिबेंचर के थ्रू 9,50,000 पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन दी गई है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ विभू इंटरप्राइजेस कंसिस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूड एट 17,30,000 एंड ट्रेड पेबल एट ₹3,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। इसमें हमें 2 जनरल एंट्री बनानी है। एक तो एसेट्स परचेस की गई है 17,30,000 और उसका लाइबिलिटीज़ वगैरह भी है, ट्रेड पेबल 3,20,000, उसकी एंट्री करेंगे। और सेकंड हम जो एंट्री करेंगे वो पेमेंट करने का करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू विभू इंटरप्राइजेस टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंसिंग अमाउंट है। विभू इंटरप्राइजेस से हमने 12 लाख का बिजनेस परचेस किया है, तो विभू इंटरप्राइजेस के सामने अमाउंट आएगा 12 लाख और बिल्स पेबल है 3,20,000 और फिक्स्ड एसेट का अमाउंट दिया है 17,30,000। विभू इंटरप्राइजेस से 12 लाख का बिजनेस परचेस किया गया है और बिल्स पेबल है 3,20,000। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 15,20,000। इसे हम 17,30,000 से माइनस करेंगे तो 2,10,000 का अमाउंट आएगा। ये बैलेंस आ रहा है, नीचे अमाउंट कम हो रहा है इतना रुपए का, इसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। अगर ऊपर अमाउंट कम हो जाता तो वहाँ पे जो बैलेंस आता उसे हम गुडविल कहते हैं। यहाँ पे नीचे का अमाउंट कम हो रहा है तो इसे हम कैपिटल रिजर्व होगा, ये कैपिटल रिजर्व होगा ये। तो ये एंट्री हमने बिजनेस परचेस की किया। अगला एंट्री जो हमारा होगा वो पेमेंट करने का होगा।
तो अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ के देखा था 60,000 पेमेंट जो है प्रोमिसरी नोट के द्वारा की गई है, 1,90,000 का पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया गया है और बाकी जो बैलेंस बचा है वो 8% डिबेंचर के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पे। अब हम उसकी एंट्री बनाएंगे। अगली एंट्री होगी विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 12 लाख, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000, टू बैंक अकाउंट 1,90,000 एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीज़। विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि विभू इंटरप्राइजेस वेंडर है और वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से विभू जो है वो रिसीवर हुआ और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, इसलिए विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 12 लाख रुपये। डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 50,000 से, क्योंकि डिबेंचर को हम इशूड कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए 8% डिबेंचर, वो 5% डिस्काउंट पे इशूड हो रहे हैं, जबकि डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था। अब 5% निकालेंगे तो 5 रुपये होगा, तो उसे 95 में इशू किया जा रहा है, तो 5 रुपीज़ का एक डिबेंचर के पीछे लॉस हो रहा है, इसलिए लॉसेस भी डेबिट होती हैं, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। इन जनरल एंट्री का गोल्डन रूल्स पढ़ा है 11th क्लास में, रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। और सेकंड रूल क्या पढ़ा था हमने, नॉमिनल अकाउंट में बोला गया था ना कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होती हैं, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री हो रहा है। विभू इंटरप्राइजेस 12 लाख से डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है, बिल्स पेबल 60,000। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रोमिसरी नोट से 60,000 पेमेंट किया गया है, उसे बिल्स पेबल भी कहते हैं। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट से 1,90,000 पेमेंट किया गया है, तो ये बैंक अकाउंट हुआ। और 8% डिबेंचर जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो डिबेंचर के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, तो उसका अमाउंट आ रहा है 10 लाख रुपीज़। एंट्री में सब अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन 50,000 डिस्काउंट ऑन इशूड ये अमाउंट कैसे आया और 8% डिबेंचर का 10 लाख कैसे आया, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताती हूँ। देखिए डिबेंचर इशूड हुए हैं पेमेंट करने के लिए, उसका फेस वैल्यू था 100 और डिस्काउंट पे इशू किया गया 5%, तो 100 का 5% अपन कैलकुलेट करेंगे तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट को हम हमेशा माइनस करते हैं, प्रीमियम होने से प्लस करते हैं, तो 100 फेस वैल्यू में 5 रुपीज़ को माइनस किया तो उसका इशूड वैल्यू कितना रह गया 95, ठीक है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। हमें एक और फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैलकुलेट करने के लिए, तो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू परचेज प्राइस 12 लाख दिया है क्वेश्चन में, परचेस किया बिजनेस को 12 लाख में, माइनस करेंगे पेमेंट अमाउंट, तो पेमेंट 60,000 हुआ, 1,90,000 हुआ, टोटल 2,50,000 पेमेंट हो गया, तो 12 लाख में 2,50,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 9,50,000, उसको डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस ऑफ डिबेंचर, अब वो कितना है 95, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड आएगा। तो स्टूडेंट ये कंसिडरेशन के टॉपिक में से क्वेश्चन आया था और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने 2 एंट्री भी बनाई है, कैलकुलेशन भी करके बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कमेंट्स करके बताइए। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन उसका और पार्ट्स है, मतलब उसका ऑप्शन क्वेश्चन है, अभी हम वो बनाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। यूथ लिमिटेड टू के लोन of ₹15 lakhs from State Bank of India against the securities of tangible assets। मतलब यूथ लिमिटेड ने 15 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशूड 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब 15 लाख रुपए का SBI से जो लोन लिया गया है उसके बदले में 100 रुपीज़ वाले 10,000 11% डिबेंचर गिरवी रखे गए हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के रूप में रखे गए हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़
एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये इशूड ऑफ डिबेंचर चैप्टर में से लिया गया है। कोलेट्रल सिक्योरिटी के टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको समझाती हूँ, लेकिन पहले कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ क्या होता है इसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको अभी क्लियर करवाती हूँ। मान लो SBI से मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक ने कहा कि इसके बदले में आप क्या गिरवी रखोगे बैंक के पास में। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मकान है जिसका प्राइस करीब 15 लाख रुपए होता है, वो मैं आपके पास में मतलब बैंक के पास में गिरवी रखूँगा। तो बैंक ने कहा 15 लाख रुपए की एसेट पर 15 लाख रुपए का लोन जो है वो नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि 15 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको उससे ज़्यादा करीब 18 लाख रुपए की मॉर्टगेज या कोई एसेट जो है वो गिरवी रखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो एक मकान ही है 15 लाख का, उसके अलावा मैं और कुछ गिरवी नहीं रख सकता हूँ। तो हमारे पास एक कंपनी है, तो लोन हम तभी दे पाएंगे, बैंक ने कहा, जब आप 3 लाख रुपए की और एडिशनल एसेट या अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे आप गिरवी रखेंगे। तो हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर को 3 लाख रुपए की एडिशनल एसेट के रूप में वहाँ पे सिक्योरिटीज़ के रूप में रखा बैंक में गिरवी, तो हमें 15 लाख रुपए का लोन मिल पाया। तो ये जो हमने एडिशनल एसेट के रूप में डिबेंचर वहाँ पे गिरवी रखे बैंक में, तब हमें लोन मिल पाया, और मकान तो हमने गिरवी रख ही दिया था। तो ये जो एडिशनल एसेट हुई जो हमने डिबेंचर रखे वो होगा कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। तो 15 लाख रुपए का हमने जो मकान गिरवी रखा है, मॉर्टगेज रखा है बैंक में, तो उसका ऑनरशिप तो हमारे पास में ही रहेगा। केवल उसके जो कागजात हैं मतलब उसकी रजिस्ट्री वगैरह वो हमने बैंक के पास में जमा कराए हैं लोन लेने के लिए। बाकी उसका मालिकाना जो हक है वो हमारे पास में रहेगा, बैंक का उस पर कोई ऑनरशिप नहीं रहेगा, अभी केवल कागजात ही जमा कराए हैं। वैसे ही हमने एडिशनल एसेट एडिशनल सिक्योरिटीज़ के रूप में जो डिबेंचर वहाँ पे मॉर्टगेज रखे हैं, उस डिबेंचर के ऊपर में भी बैंक का कोई ऑनरशिप नहीं रहेगा और उसमें हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। केवल हमने उसको एक सिक्योरिटीज़ के रूप में लोन के लिए हमने वहाँ पे जमा करा के रखे हैं, और उसका यूज़ जो है उसका इस्तेमाल वो बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा। अभी केवल वो वैसे ही मॉर्टगेज गिरवी के रूप में वो जमा रहेंगे हमारे जो डिबेंचर। किसी प्रकार का कोई उस पर हमें ब्याज भी मतलब इंटरेस्ट भी नहीं देना है। केवल मॉर्टगेज गिरवी के रूप में वो डिबेंचर 3 लाख के रूप में एडिशनल एसेट के रूप में सिक्योरिटीज़ के रूप में कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के रूप में बैंक के पास में जमा रहेंगे, और हमें 15 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। वो डिबेंचर और उस जो मकान हमने गिरवी रखा है उसका ऑनरशिप बैंक को तभी मिल पाएगा जब हमने जो लोन लिया है उसका टाइम से रीपेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, अगर हम टाइम से उसका पेमेंट नहीं करेंगे बैंक में, तब वो हमारा जो मकान गिरवी रखा है और डिबेंचर उस पर पूरा ऑनरशिप बैंक का हो जाएगा। और जब हम अपने लिए गए लोन को रीपेमेंट कर देंगे तो वो जो मकान हमने गिरवी रखा था वो हमें वापस मिल जाएगा, और डिबेंचर भी हमें बैंक की तरफ से हमें वापस कर दिए जाएंगे। तो ये होती है कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ का थ्योरी। ये अभी आपको मैंने पूरा क्लियर करवाया। अब जल्दी से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप अंत तक बने रहिए। स्टूडेंट, कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको 2 मेन बातों पे ध्यान रखना है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये एंट्री अभी हम जो बनाएंगे, क्वेश्चन में बोला गया है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमें 2 एंट्री बनानी है। एक तो बैंक लोन जो हमने लिया बैंक से उसकी एंट्री बनेगी, और सेकंड एंट्री जो हमने डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के रूप में बैंक के पास में मॉर्टगेज रखे हैं, गिरवी रखे हैं, उसके लिए हम एक और एंट्री बनाएंगे। टोटल 2 एंट्री आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बैंक लोन लेते समय आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक के सामने आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे SBI बैंक लिखा हुआ है। बैंक लोन अकाउंट को हम क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, और एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो आपको ये कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ का थ्योरी मैंने जो आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस एंट्री में हम सामने जो लोन हमने लिया है उसका अमाउंट लिख देंगे एंट्री के सामने 15 लाख रुपीज़। सेकंड एंट्री आपकी होगी डिबेंचरस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचरस
अकाउंट। तो परसेंटेज में क्वेश्चन में जो परसेंट दिया रहेगा वो परसेंट हम लिखेंगे। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में 11% डिवेंचर दिया है, तो हम वहाँ पे एंट्री बनाते समय 11% लिखेंगे। तो ये आपको एंट्री डिवेंचर को जब हम बैंक में गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए उस टाइम में करनी है सेकेंड एंट्री। अमाउंट इसमें हम लिखेंगे 10 लाख रुपीज़, क्योंकि 10,000 डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के लिए रखे गए हैं और 11% वाले थे, उसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़ ईच। तो 10,000 डिवेंचर को 100 से इंटू करेंगे, टोटल आएगा अमाउंट 10 लाख रुपीज़, वो हम इस एंट्री में लिखेंगे। इस तरह हमने 2 एंट्री कर ली। पहली एंट्री हमने क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री हमको तब करनी है जब हम बैंक से लोन लेते हैं। सेकंड एंट्री जब हम उस लोन को लेने के लिए डिबेंचर को एडिशनल एसेट के रूप में कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के लिए बैंक में जमा करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो उस समय आपको ये सेकंड एंट्री करनी है। और वो एंट्री क्या है, डिबेंचरस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचरस अकाउंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों एंट्री। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लिखना है, वो भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम बनाएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट के ये कॉलम होते हैं पार्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। डिबेंचर के साथ में सस्पेंस अकाउंट का नाम आता है, तो ये सस्पेंस क्यों आता है इसका कारण मैं बताती हूँ कि डिबेंचर को जब हम गिरवी रखते हैं और ये पता नहीं रहता है कि लास्ट में ये डिबेंचर किसकी साइड में जाएगा, मतलब बैंक की साइड में जाएगा कि जिसने लोन लिया है उस बंदे की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर टाइम से लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो वो बैंक की साइड से वो अपने को जो डिबेंचर जमा किए थे हमने, वो हमें वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हमने लोन को पेमेंट नहीं किया है, रीपेमेंट नहीं किया है, तो फिर वो बैंक के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है वो बैंक के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसलिए डिबेंचर का पता नहीं रहता वो किसकी साइड में जाएगा लास्ट में, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखा जाता है। डिबेंचर के साथ में सस्पेंस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। एक्चुअल में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में कोई भी अकाउंट शो नहीं होता है, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। इसे हम केवल डिबेंचर में से माइनस करके एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में शो करेंगे। केवल ये माइनस होता है, इसके लिए कोई वहाँ पे प्लेस नहीं है बैलेंस शीट में, इसको नहीं लिखा जाता किसी हेडिंग में। कंपनी के बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मेन हेडिंग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसके अंदर शेयर होल्डर फंड भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद मेन हेडिंग आती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके अंदर सब हेडिंग लिखी जाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम लोन्स लिखते हैं, डिबेंचर लिखते हैं, और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करके शो करते हैं बैलेंस शीट में। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का आंसर 15 लाख रुपीज़ आएगा। ये 15 लाख रुपीज़ कैसे आया, ये मैंने आपको नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 बनाकर बताया हुआ है। कॉलम होंगे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। पार्टिकुलर्स में हम लिखेंगे SBI से हमने जितना लोन का अमाउंट लिया है वो हम लिखेंगे सिक्योर लोन फ्रॉम SBI बैंक 15 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद हम डिबेंचर को लिखेंगे 11%, 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच, टोटल अमाउंट आएगा 10 लाख रुपीज़, क्योंकि 10,000 को 100 से इंटू करेंगे 10 लाख रुपीज़ आएगा, ये हुआ डिबेंचर। फिर इस डिबेंचर में से हम 10 लाख रुपीज़ का डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो 10 लाख में 10 लाख माइनस हुआ तो ये हुआ नील। तो इस तरीके से 15 लाख रुपए का जो हमने लोन लिया वो आंसर होगा। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ वाले क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। एक बार बोलेगा कि जनरल एंट्री पास कीजिए, या फिर ऐसा बोल सकता है कि जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। अगर जनरल एंट्री पास करनी है तो आपको ये 2 एंट्री पहले बनानी होगी। उसमें लोन लेते समय आपको एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और जब डिबेंचर गिरवी रखे जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको सेकंड एंट्री बनानी है डिबेंचरस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचरस अकाउंट। ये 2 एंट्री आपको बनानी है जब बोलेगा जनरल एंट्री पास कीजिए। और फिर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली मेन हेडिंग लिखनी है। फिर उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ का हेडिंग लिखेंगे। फिर उसके अंदर सब हेडिंग आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग लिखने के बाद उसमें आपको लिखना है लोन का अमाउंट, फिर डिबेंचर का अमाउंट लिखेंगे। उस डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करना है, जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन को बनाया।
और सेकंड मेथड ये है कि जब क्वेश्चन में बोलेगा कि जनरल एंट्री पास नहीं करनी है तो उस समय आप कोई एंट्री नहीं बनाओगे, ठीक है। और आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग लिख के उसमें से डायरेक्ट लोन को आप लिखोगे और डिबेंचर लिखने की ज़रूरत नहीं है और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे और उसके अंदर लोन को लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। और जब क्वेश्चन में कोई भी निर्देश नहीं लिखा है तो आप ये मान के सवाल को बनाओगे कि जनरल एंट्री पास करनी है और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में पूरा अच्छे से शो करना है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो मैंने थ्योरी आपको बताया है, कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के बारे में थ्योरी लिखने आता है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। इसके बाद हम 7 का ऑप्शन क्वेश्चन भी इसी पार्ट में हम बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, आप एंड तक ज़रूर देखते रहिए ताकि आपको सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के चैप्टर में से पूछा गया है, जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाने के लिए नहीं बोला है, केवल आपको जर्नल एंट्री ही बोला गया बनाने के लिए। तो ये 4-5 जर्नल एंट्री दी गई है, इसे हम एक एक करके बनाते हैं। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वेयर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। They decided to dissolve the firm on 31st March 2021। मतलब 3 पार्टनर हैं, माधव, मधुसूदन और मुकुंद, और ये जगन्नाथ एसोसिएट्स एक संस्था है, वहाँ पे काम करते हैं फर्म में। और इन्होंने फर्म का डिसोल्यूशन करने का फैसला ले लिया है और इन्होंने 31 मार्च 2021 को फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर दैन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला गया है और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस दिए गए। तो स्टूडेंट, जब आप ये चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपने ये जाना होगा कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है बैलेंस शीट की मदद से। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड के जितने भी आइटम होते हैं उसमें कैश और बैंक और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो करके उधर हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ जो होता है वो सारे आइटम भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में हम पार्टनर्स के लोन को छोड़ देते हैं और कैपिटल अकाउंट रहेगा और करंट अकाउंट रहेगा, ये सारे आइटम को छोड़ के बाकी जो भी है बैंक लोन है, वाइफ्स का लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। ये आप सब जानते होंगे कि जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फर्म की जितनी भी एसेट होती है उनको सेलिंग कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और उससे जो हमें प्राइस मिलता है फर्म को जो प्राइस मिलता है उसे रियलाइज्ड वैल्यू कहा जाता है। एसेट का सेलिंग करने के बाद हमें जो उसका रियलाइज्ड वैल्यू मिलता है, जो पैसा मिलता है, उससे हम फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं जैसे क्रेडिटर हो गया है ना, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स वाइफ लोन, ये सारे आइटम लाइबिलिटीज़ को हम पेमेंट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय सबसे पहला नियम क्या है कि बैलेंस शीट के जो एसेट हैं और लाइबिलिटीज़ है उसको हम क्रॉस करके रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। मतलब एसेट को हम लिखते हैं डेबिट साइड में, कैश बैंक को छोड़ के और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को छोड़ के, और लाइबिलिटीज़ में हम ये कैपिटल, करंट अकाउंट, ये सब को छोड़ देंगे और उनको हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। वैसे ही अगला नियम है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कि जो एसेट को सेलिंग किया जाता है उसका जो रियलाइज्ड वैल्यू हमें मिलता है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं और बैंक अकाउंट का हेडिंग डाल के लिखते हैं मार्केट में जब हम एसेट को बेचते हैं। अगर किसी पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है, किसी एसेट को ले लिया है, तब भी हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, लेकिन हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हेडिंग डाल के लिखते हैं। वैसे ही स्टूडेंट, जब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है तो उसे हम
रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट का हेडिंग के अंदर लिखते हैं, या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हेडिंग के अंदर उनको लिखा जाता है। बैंक अकाउंट का हेडिंग तब डालेंगे जब फर्म ने लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया है। देखिए, जब कोई पार्टनर ने किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया है तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम डाल के डेबिट में लिख। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का थोड़ा सा मेथड बताया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे एक एक ट्रांजैक्शंस को हम बनाते हैं। पहले हम छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे शो करना है ये मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बेस से जर्नल एंट्री में आपको बना के बताऊंगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा गया है, ओल्ड मशीन फुल्ली रिटर्न ऑफ was sold for 42,000, while a payment of ₹6,000 is made to bank for a bill discounted being dishonored। मतलब ये बोला गया है कि एक पुरानी मशीन है, उसे बेचा गया है 42,000 में, और एक ऐसे ही डिस्काउंटेड डिसऑनर वाला बिल था, उसका पेमेंट किया गया है 6,000। मतलब एक डिस्काउंटिंग किया गया बिल डिसऑनर हो गया है, उसका फर्म के द्वारा पेमेंट किया गया है 6,000 में। मतलब एक तरफ तो एसेट को सोल्ड किया जा रहा है 42,000 में, और दूसरी तरफ एक लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जा रहा है। ये इसमें दो बातें बताई गई हैं ट्रांजैक्शंस में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट में इस ट्रांजैक्शंस को बनाया है, कैसे इसका एंट्री होगा। देखिए, मैंने अभी बताया मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इसमें कोई पार्टनर्स का नाम तो नहीं आया है, कोई पार्टनर ने तो इसको टेक ओवर नहीं किया है ना, मार्केट में वो सोल्ड हो रहा है। तो हम बैंक अकाउंट का हेडिंग के अंदर लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 42,000। और वैसे ही एक डिस्काउंटिंग बिल का जो डिसऑनर हो गया था उसका पेमेंट किया गया है, डिस्काउंटिंग बिल का पेमेंट किया गया है, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और उसका अमाउंट 6,000 था। ये मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे शो करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में इनको लिख लिया। इसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो एसेट को सोल्ड किया है मशीनरी को, तो उसके लिए हमने बाय बैंक अकाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जनरल एंट्री जब हम बनाएंगे तो वो बैंक अकाउंट जो सीआर में लिखा है वो डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड। वैसे ही हमने लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट 6,000। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो वो बैंक अकाउंट जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग पेमेंट टू लायबिलिटीज़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शंस कैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में पहले उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्री बना रही हैं। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना वो जनरल एंट्री बनाते समय क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बस थोड़ा अपोजिट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला ट्रांजेक्शन दिया है, मधुसूदन एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹80,000 एट ₹75 एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख। मतलब मधुसूदन ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, और उसके बदले में वो फर्म से एक एसेट ले रहा है जिसका प्राइस 80,000 था, लेकिन मधुसूदन ने उसको 75,000 में ले लिया है, और बाकी जो बैलेंस बचा 25,000 वो चेक के थ्रू ले रहा है। इस तरीके से उसका लोन पूरा 1 लाख रुपए उसने वसूल कर लिया फर्म से। अब इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मधुसूदन ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि मधुसूदन लोन अकाउंट बनेगा। मधुसूदन लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसका लोन का अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज़, और वो पहले से दिया हुआ है तो उसे हम क्या लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 और टू बैंक अकाउंट 25,000। डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 इसलिए लिखेंगे क्योंकि मधुसूदन ने उस लोन के बदले में फर्म से 80,000 की एक एसेट है उसको 75,000 में एक्सेप्ट किया है, उसको ले रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। बाकी बैलेंस का जो पैसा है 25,000 वो चेक के थ्रू ले रहा है, तो उसके लिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 25,000।
ट्रांजैक्शंस में लोन दिया रहता है किसी पार्टनर का, तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है, बल्कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट तैयार किया जाता है। इसकी हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी तो कोई जनरल एंट्री बनती नहीं है, आप सबको पता ही है। तो जो डेबिट में लिखा हुआ है टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, जो डेबिट में लिखा है वो जनरल एंट्री बनाते समय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि जब लोन अकाउंट दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है और पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, और जो अकाउंट डेबिट होते हैं वो जर्नल एंट्री बनाते समय क्रेडिट हो जाते हैं, और जो हेडिंग है मधुसूदन लोन अकाउंट, वो हेडिंग है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो मधुसूदन लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज़, टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 और टू बैंक अकाउंट 25,000। इसका नरेशन होगा बीइंग मधुसूदन लोन इज सेटलमेंट। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन, स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 was taken by माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो हम इक्वल मानेंगे। स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 30,000 था उसे टेकन मतलब उसको लिया है माधव, मधुसूदन और मुकुंद, तीनों ने लिया है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, स्टॉक को ले लिया है। 30,000 था उसका बुक वैल्यू। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे शो करना है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। जर्नल एंट्री बनाने के पहले स्टूडेंट, अगर आप उस ट्रांजैक्शंस को रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेते हैं तो आपको बड़े इजीली, बड़े आसानी से जर्नल एंट्री बन जाती है। क्वेश्चन में स्टॉक को तीनों पार्टनर ने इक्वल रेशो में लिया है, तो स्टॉक तो एसेट होती है, तो जब कोई एसेट को पार्टनर्स लेते हैं तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हेडिंग के अंदर लिखते हैं, और जब कोई पार्टनर्स का नाम नहीं दिया रहता है तब हम बैंक अकाउंट के हेडिंग के अंदर लिखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसे क्रेडिट साइड में माधव कैपिटल अकाउंट, मधुसूदन कैपिटल अकाउंट और मुकुंद कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में इस ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद अब उसकी बेस पे हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री ये बनेगी, माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुसूदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जो क्रेडिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस आते हैं वो जनरल एंट्री बनाते समय डेबिट हो जाते हैं, तो इनका तीनों का अकाउंट डेबिट हो गया है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया है 10-10 हज़ार से। इसका नरेशन होगा, बीइंग पार्टनर्स टेक ओवर टू स्टॉक एट इक्वल रेशो। स्टॉक का प्राइस था 30,000, तीनों ने इक्वल ले लिया है 10,000 पे। अगला 4 नंबर का ट्रांजेक्शन देखते हैं। द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑन मुकुंद। यानी कि मुकुंद को पेड करना था 5,000 रुपीज़, लेकिन मुकुंद के बिहाफ में मतलब मुकुंद की साइड से फर्म ने 5,000 पेड कर दिया है। फर्म मुकुंद के बिहाफ में अमाउंट पेड कर रही है तो उसकी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और मुकुंद बॉर्न कर रहा है अमाउंट, तो एंट्री बनाते समय मुकुंद का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जो बॉर्न करता है वो एंट्री में डेबिट होता है और जो पैसा पेड करता है वो एंट्री में क्रेडिट होता है, ये आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन्स है, देयर वाज ए वीकली लोन ऑफ 2 लाख रुपीज़ विच वाज पेड बाय द सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹1,40,000 एंड द शॉर्टफॉल वाज मेड फ्रॉम फर्म बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट 2 लाख रुपए का यहाँ पे वीकली लोन लिया गया था, उस लोन का पेमेंट करने के लिए फर्म की एक एसेट है 1,40,000, वो दिया जा रहा है उसके बदले में। अब यहाँ पे 60,000 रुपए का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इसकी एंट्री करने के लिए 60,000 का जो शॉर्टफॉल हो रहा है केवल उसी का ही एंट्री हम शो करेंगे, और बाकी जब किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए किसी एसेट को यूज़ किया जाता है, लायबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रहा है कोई एसेट, फर्म की जो एसेट है, तब उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। यहाँ पर टेक ओवर कर रहा है एक एसेट वीकली लोन को पेमेंट करने के लिए, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, केवल शॉर्टफॉल 60,000 का ही हम एंट्री शो करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोन का पेमेंट कर रहे हैं। तो लायबिलिटीज़ का जब पेमेंट करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, जब लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और जब किसी एसेट को मार्केट में बेचा जाता है तो उससे जो हमको प्राइस मिलता है उसका एसेट का, वो क्रेडिट साइड में शो होता है। तो यहाँ पे कोई पार्टनर्स का नाम तो नहीं है, इसलिए टू बैंक अकाउंट 60,000 हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। डेबिट में बैंक अकाउंट हो रहा है तो इसकी जब अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यही बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है ये क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व किया। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और उनके ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन 6 और 7 के ऑप्शन क्वेश्चन भी हमने इसमें सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से है, गिन्नी मिन्नी और मिनी 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:2 है। बैलेंस शीट दिया गया है, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है सैंड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीनों का कैपिटल दिया गया है गिन्नी मिन्नी और बिन्नी का। और एसेट में कैश, डेप्टर्स, डेप्टर में से माइनस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग और गुडविल का अमाउंट दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। On 31st March 2021, Ginny retired from the firm. All the partners agreed to revalue the asset and liabilities on the following basis. इन तीनों में से गिन्नी रिटायर हो रही है और उसके बाद जितने रिमेनिंग पार्टनर हैं, मतलब मिन्नी और बिन्नी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एसेट का और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, मतलब बैड डेब्ट्स 5,000 रुपये का है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेप्टर। डेप्टर पे 10% अपने को बोला गया है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाने के लिए। आगे लिखा है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एक्सिस्टिंग गुडविल, मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया हुआ है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब उसका अकाउंट हमको क्लोज करना है। तो क्लोज कहाँ पे होगा? कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ना तो उसका डेबिट साइड में उसको लिखेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ओके, पुराना गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया है, अभी मैंने आपको बताया 63,000, उसका अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। तो ये न्यू गुडविल दिया गया है 54,000, इसे हमको क्या करना है? इसे हमको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, रिमेनिंग कौन बचा है? गिन्नी तो रिटायर हुई है, तो बिन्नी और मिन्नी, ये रिमेनिंग पार्टनर्स में हम 54,000 का जो गुडविल है इसको एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। आगे लिखा हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूड किया गया है। तो इन्वेंट्री का प्राइस है 1,30,000, मशीनरी 82,000, फर्नीचर 1,95,000 एंड बिल्डिंग 6 लाख। अगला लाइबिलिटीज़ और 23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट बैलेंस शीट में 32,000 दिया गया है। उसके लिए मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 32,000 फंड रखा गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में उसमें से 23,000 पैसा यूज़ हो चुका है। ठीक है, कि वर्कमैन कंपनसेशन का 32 में से 23,000 अमाउंट यूज़ हो चुका है, तो बचा कितना? 9,000 जो अमाउंट बचा है वो 9,000 तीनों पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 9,000। आगे लिखा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ 25,000, मतलब एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था फर्म में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, 25,000 था वो। आगे लिखा इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी बाई गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ ₹28,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ, मतलब एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, उसका प्राइस था 25,000। और गिन्नी की एक लाइबिलिटीज़ थी, मतलब लोन था गिन्नी का, तो 28,000 था। तो उस लोन को चुकाने के लिए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया गया है। तो 25,000 के इन्वेस्टमेंट से गिन्नी की लाइबिलिटीज़ 28,000 का पेमेंट किया गया है। और बाकी जो उसका अमाउंट बचेगा बैलेंसिंग अमाउंट को उसके 2 मंथ के लोन को चुकाने के लिए यूज़ किया जाएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बड़े आराम से डिटेल से एक एक चीज़ को समझा रही हूँ, आप समझते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बोला गया बनाने के लिए, तो इसे हम लोग बनाते हैं अभी रिवॉल्यूशन अकाउंट। आप लोग एंड तक देखिए वीडियो को। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट हमने बनाया है, सामने शो हो रहा है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले इसका जो लॉजिक है रिवॉल्यूशन अकाउंट का बनाने का, वो लॉजिक ये है कि जो लॉसेस हो रही हैं, लॉसेस बोलने से फर्म को जिससे नुकसान हो रहा है जिस आइटम से, है ना, उसे हम डेबिट में लिखते हैं, और जिससे फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट होने से क्रेडिट में लिखना है, और लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, उसे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ये इसका लॉजिक सीधा सिंपल लॉजिक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे फर्नीचर का प्राइस बैलेंस शीट में 1,80,000 दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में जो प्राइस दिया रहता है बेटा, उसे हम ओल्ड प्राइस बोलते हैं, वो पुराना रेट है, मतलब उसके रिटायरमेंट के होने का पहले का रेट है। लेकिन जब गिनी रिटायरमेंट हुई तो उसका मार्केट में प्राइस पता किए, तो फर्नीचर का प्राइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 1,95,000 हो गया। तो पहले 1,80,000 था, अब 1,95,000 हो गया। तो फर्नीचर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है कितना, 15,000 से। तो इससे एसेट का जब प्राइस बढ़ता है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने से मैंने आपको बताया क्रेडिट में लिखेंगे। ये बिल्डिंग का प्राइस जो है वो बैलेंस शीट में 70,000 है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका प्राइस दिया है 6 लाख जो उसका प्राइस है, न्यू प्राइस है, और पहले का पुराना रेट था उसका 5,70,000। तो रेट इसका भी बढ़ गया है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा 30,000 रुपये से। तो प्रॉफिट होने से CR में लिखते हैं, इंक्रीज़ हो गया बिल्डिंग का प्राइस। वैसे ही अनरिकॉर्डेड एक इन्वेस्टमेंट था 25,000, जिससे एक लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया है 28,000 का था। तो इससे फर्म को पूरा 28,000 का प्रॉफिट हो गया उस अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से। तो इस प्रॉफिट को भी हम CR साइड में लिखेंगे 28,000। जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो हमेशा रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, और लॉसेस जितनी होती, घाटा जितना हो रहा है, जिससे घाटा हो रहा है, वो सबको अपन डेबिट में लिखेंगे। बस ये सीधा सिंपल सा फंडा है, इसे आप याद रखोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने में, ठीक है। आगे देखिए, बैलेंस शीट में मशीनरी का प्राइस 1 लाख दिया हुआ है, जबकि एडजस्टमेंट में 82,000 दिया गया है। मतलब पुराना रेट उसका 1 लाख था, और एडजस्टमेंट में जो होता है वो न्यू रेट होता है। तो उसका अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 82,000। तो टोटल मिलाकर 18,000 का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है फर्म को। तो इस लॉसेस को हम डेबिट साइड में शो करेंगे 18,000। बैड डेब्ट दिया है 5,000, और 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट बोला गया है बनाने के लिए। बैलेंस शीट में देखिए, एसेट में भी डेप्टर्स में से 2300 रुपये का ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स माइनस किया गया है। बैलेंस शीट में डेप्टर में से जो 2300 रुपये माइनस किया है वो ओल्ड प्रोविज़न है, और जो एडजस्टमेंट में 10% बोला गया बनाने के लिए, वो न्यू प्रोविज़न होगा। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। डेप्टर्स 38,000 के हैं, उसमें से हम सबसे पहले बैड डेब्ट्स 5,000 को माइनस करेंगे, तो नेट डेप्टर्स हो जाएंगे आपके 33,000। 33,000 जो आया उसका 10% हम निकालेंगे, तो न्यू बैड डेब्ट्स प्रोविज़न होगा 3,300 रुपये। जबकि पुराना कितना दिया है बैलेंस शीट में, देखिए 2,300 रुपये। तो पुराना रेट चल रहा था बैड डेब्ट्स का प्रोविज़न का 2,300, और अभी और बढ़ गया 3,300 हो गया, तो 1,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। और इस तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हम बैड डेब्ट्स भी लिखेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये डूब गए हैं, और ये जो 1,000 रुपये से प्रोविज़न और बढ़ गया है, ये भी तो लॉस है। तो इस 1,000 को भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी प्रोविज़न वाली। शीट में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दिया हुआ है 1,34,000, और एडजस्टमेंट में है 1,30,000। तो मैंने आपको बोला एडजस्टमेंट में जो प्राइस होता है वो न्यू प्राइस होता है। तो न्यू प्राइस क्या हुआ, कम हो गया है, मार्केट में उसका प्राइस डाउन हो गया है, तो लॉस होगा फर्म को 4,000। लॉस होने से डेबिट में लिखेंगे, और इस तरीके से हम दोनों साइड का प्लस माइनस करेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में 45,000, और इसे हम तीनों पार्टनर्स में 5:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो गिन्नी को प्रॉफिट मिला 25, बिन्नी को 10,000, मिन्नी को 10,000, और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल 73,000 आएगा। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनका कैपिटल जो दिया है वो हम लिखेंगे। उसका रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो लिखेंगे। फिर WCR
WCR जो है वो टोटल 32,000 था, उसमें 23,000 WCR 32,000 में से 23,000 यूज़ हो चुका है, तो बाकी बचा 9,000 वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:2 के रेशो में। इसके अलावा हम डेबिट साइड में गुडविल जो दिया हुआ था बैलेंस शीट में 63,000 का, उसे हम 5:2 के रेशो में लिख के रिटर्न ऑफ कर देंगे। फिर जो 54,000 का जो गुडविल दिया हुआ है एडजस्टमेंट में आप देखेंगे, वो उसका हम गिनीज़ का शेयर कितना हो रहा है, शेयर ऑफ गुडविल गिनीज़ का, वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो 30,000 आएगा। गिनीज़ शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करेंगे अभी हम, तो टोटल गुडविल दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 54,000 और गिनी का शेयर है 5/9, क्योंकि 5:2 का रेशो है और गिनी फर्स्ट वाली है तो 5/9 हुआ, तो गिनी का शेयर ऑफ गुडविल होगा 30,000। कैसे आया 30,000 बेटा, 54,000 है ना गुडविल, 54,000 का 5/9 अपन निकालेंगे तो गिन्नी के हिस्से का गुडविल आएगा 30,000। इस 30,000 को बिन्नी और मिन्नी में डिवाइड कर देंगे, कौन से रेशो से, गेनिंग रेशो से, ठीक है। तो बिन्नी का अमाउंट आएगा 18,000 और मिन्नी का आएगा 12,000, मतलब 30,000 जो गुडविल आया उसके हिस्से का, गिन्नी के हिस्से का, उसको हम गेनिंग रेशो आएगा 3 और 2, उसके हिसाब से हम बांट देंगे। तो 18 और 12,000 आया, उसकी एक जनरल एंट्री बनाएंगे, मिन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिन्नी कैपिटल अकाउंट 18,000 12,000। अब ये सामने जो एंट्री शो हो रहा है एडजस्टमेंट एंट्री, देखो इसमें एंट्री को हम उसमें पोस्टिंग करेंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे लिखेंगे समझ लो अच्छे से, इसमें सब गलती करते हैं, ध्यान से समझ लो। देखो बिन्नीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो जो डेबिट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम डेबिट साइड में जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और डेबिट साइड में गिन्नी का नाम लिखेंगे पार्टिकुलर्स में, ठीक है। तो बिन्नी और मिनी क्या डेबिट हो रहा है, तो डेबिट तरफ किसका नाम लिखना है, गिन्नी का, और अमाउंट किस में लिखेंगे, बिन्नी और मिनी के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, 18,000 और 12,000। वैसे ही देखो जनरल एंट्री में गिन्नी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो अपन क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, बिन्नी और मिन्नी का नाम लिखेंगे और अमाउंट गिन्नी वाले कॉलम में लिखेंगे 18 और 12। एक बार फिर से समझाती हूँ, बिन्नी और मिन्नी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट तरफ लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, गिन्नी का, और अमाउंट किस में लिखेंगे, बिन्नी और मिन्नी में, ठीक है। और एंट्री में गिन्नी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे पार्टिकुलर्स में, बिन्नी का और मिन्नी का, और अमाउंट किस में डालेंगे 18,000 12,000 गिन्नी वाले कॉलम में। ये गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो दिया है 5:4 और ओल्ड रेशो दिया है 5:2, तो गेनिंग रेशो गिन्नी का नहीं निकलेगा, बिन्नी और मिनी रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशो होगा 3 और 2। उसके बाद देखो बेटा डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, गिन्नी के कॉलम में 28,000, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 25,000 का जो यूज़ किया गया है गिन्नी की लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो गिन्नी की लाइबिलिटीज़ कितना थी 28,000, मतलब लोन था, उस लोन को पूरा किया गया इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से, तो गिन्नी के कॉलम में 28,000 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस माइनस करने के बाद गिन्नी का लोन अकाउंट आएगा 4,57,000 और बाकी बिन्नी और मिनी का बैलेंस आएगा 2,80,000 और 2,71,000, और इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट्स में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बनाएंगे, तो आप इस तरीके से बने रहिए और वीडियो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।